नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने ब्रिटिश कालीन जो काकतीय वंश के शासक है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने भैरम देव के बारे में पढ़ा था और उनकी जो रानी थी, रानी चोरिस का जो विद्रोह हुआ या जुगराज कुंवर का विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में देखा था। उसी के आगे हम देखेंगे आज रुद्र प्रताप देव के बारे में। तो रुद्र प्रताप देव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है इस वंश के दृष्टिकोण से। इससे पहले जितने भी हमने शासक का क्रम देखा है, स्वतंत्र शासक हो गए, मराठाधीन हो गए, आंग्ल मराठाधीन हो गए, उन सभी के वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम रुद्र प्रताप देव के बारे में जानेंगे। तो इन्होंने 1891 से 1921 ईस्वी तक शासन किया था। छत्तीसगढ़ में जो काकतीय वंश है उसमें 1891 से 1921 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, अब ये भैरम देव की मृत्यु के पश्चात 1891 के बाद ये 6 वर्ष की आयु में शासन पर बैठ जाते हैं। जिस प्रकार भैरम देव जो थे वो 13 वर्ष की आयु में शासन पर बैठते हैं, शासन संभालते हैं। क्यों? क्योंकि जो भूपाल देव रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, इस वजह से वो 13 वर्ष की उम्र में शासन संभालते हैं। उसी प्रकार भैरम देव की मृत्यु की वजह से जो रुद्र प्रताप देव है वो 6 वर्ष की आयु में इन्हें शासन दे दिया जाता है, मतलब इनको अपना शासक घोषित कर देते हैं जो भी इनके अधिकारीगण रहते होंगे। फिर इस कारण क्या रहता है, 1891 से 1908 तक बस्तर का शासन अंग्रेज प्रशासक के ही अधिकार में था। तो ये अंग्रेज क्या किया करते थे, मतलब जो अब अगला शासक आने वाला है अगर वो अवयस्क है अर्थात 18 वर्ष की आयु से कम है उसकी आयु, तो उसके 18 वर्ष होने तक उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। उनके जो राज्य क्षेत्र हैं वहाँ अपना अधिकार जमा लेते थे और सभी प्रशासन को संभालते थे। ठीक, ये करते थे, सहायक संधि के थ्रू मान सकते हैं हम। ठीक, तो वो 1891 से 1908 तक, जब तक कि ये जो है रुद्र प्रताप देव वयस्क नहीं हो जाते तब तक ये शासन संभालते कौन? अंग्रेज। ठीक, फिर अंग्रेज प्रशासकों के अधीन बस्तर क्षेत्र के सत्ता संचालन का मुख्य कारण रुद्र प्रताप देव का अल्पवयस्क होना था, जैसे कि मैंने बताया। फिर रुद्र प्रताप देव की शिक्षा दीक्षा रायपुर के राजकुमार कॉलेज से हुई। अब इनका एक खास काम और ये रहता था कि जब ये सत्ता का संचालन करते थे अंग्रेज उनके अवयस्क आयु में, तो ये क्या करते थे, उस शासकों को पढ़ाने लिखाने के लिए ना बाहर भेजते भी थे। तो उसी के क्रम में क्या करते हैं, रायपुर के राजकुमार कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट होती है। इनको वहीं एजुकेशन दिया जाता है। कहाँ? रायपुर के राजकुमार कॉलेज में। तो ये बात आपको याद रखना कि रायपुर के राजकुमार कॉलेज से किसने पढ़ाई की है, तो रुद्र प्रताप देव ने की है। फिर भैरम देव की मृत्यु के समय दीवान आलमचंद्र थे। कौन थे? जब भैरम देव की मृत्यु है, जो रुद्र प्रताप देव के पिता थे, उनकी मृत्यु के समय दीवान कौन थे? तो आलमचंद्र थे। दीवान कौन हुआ करते थे? मैंने बताया था कि जब ब्रिटिश अधिकारियों का यहाँ संपूर्ण रूप से शासन हो गया, मतलब प्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया था, तो ये अपने ही बीच के अधिकारियों को दीवान घोषित करते थे। ठीक है, तो उस समय क्या थे, भैरम देव के समय में रहा होगा कि आलमचंद्र देव को दीवान घोषित कर दिया जाता था। ठीक, कर दिया गया था। हो सकता है कि इनके बोलने पर इनको किया गया, लेकिन हमने पढ़ा क्या था कि जो दीवान रहेंगे वो ब्रिटिश अधिकारियों में से ही किसी को बनाया जाता था करके। ठीक है, तो आलमचंद्र थे, ये आपको याद रखना है। तत्पश्चात रामचंद्र राव मिश्र को दीवान बनाया गया था। अब ये दोनों बनते कौन? आलमचंद्र और फिर रामचंद्र राव। 1896 से फैगन और गेयर नामक 2 यूरोपीय अधिकारी प्रशासन के पद पर कार्य कर रहे थे। 1896 से लेकर 1903 तक 2 यूरोपीय अधिकारी प्रशासन के पद पर कार्य करेंगे। वो कौन कौन रहते हैं? तो फैगन और गेयर। तो किस प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको कि रुद्र प्रताप देव के शासन के समय
बस्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे यूरोपीय अधिकारी कौन कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन कौन थे। फैगन और गेयर। कौन कौन थे? फैगन और गेयर। फैगन और गेयर ये दोनों क्या थे? ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि बस्तर क्षेत्र में कार्य करते थे। ठीक, किसके शासनकाल में? तो रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में। फिर फैगन व गेयर ने बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि अनिवार्य रूप से शिक्षा को वहाँ दर्जा दिया, अनिवार्य रूप से शिक्षा लागू कर दिया था। किसने? फैगन व गियर ने। ठीक है, दोनों का शासनकाल देखेंगे तो 1896 से 1903 और ये क्या आता है 1899 से 1903 तक। ठीक है, फिर 1908 में रुद्र प्रताप जी ने बस्तर के शासन को प्रत्यक्ष रूप से संचालित किया। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये वयस्क हो चुके थे, इनका जो शिक्षा विक्षा सब कंप्लीट हो गया था, तो प्रत्यक्ष रूप से ये क्या अपना शासन संचालित करते हैं। ठीक, उस समय उसकी आयु कितनी थी ये पूछा जाएगा, तो कितनी थी? 23 वर्ष थी। निकाल भी सकते हैं आप, 6 वर्ष की आयु में बैठा था 1991 से 1908 तक। ये कितना साल हो गया? 9 और 8 17, 17 और 6 23। तो 23 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्ता संभाली थी। किसने? रुद्र प्रताप देव ने। कब? तो 1908 से। ये आपको याद रखना है। फिर उपाधि देखेंगे तो इसे सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी के द्वारा। ठीक है, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि मिली थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्यों दी गई थी? अब किसी को उपाधि जब दिया जा रहा है तो कोई ना कोई तो कारण होगा। ब्रिटिशर्स जो भी काम करते थे अपने महत्व, अपने लाभ को की दृष्टि से ही करते थे। पक्का इसको रुद्र प्रताप देव से कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा, इसी वजह से इन्होंने उपाधि दी है। तो ये एक बात आप ध्यान में रखते चलिएगा, आगे आपके आधुनिक इतिहास में भी ये काम आएगा। किसी को अगर उपाधि दिया जा रहा है तो वहाँ से उनको लाभ हुआ है। ठीक, तो क्या लाभ हुआ था? तो यूरोपीय महायुद्ध में रुद्र प्रताप देव ने ब्रिटिशरों की सहायता की थी। ठीक, अब जब यूरोप में युद्ध चल रहा था, इनके बीच क्या रहता था, जो अलग अलग कंपनियां यहाँ आई थी भारत में शासन करने के लिए, जैसे यूरोपी हो गए, डच हो गए, फ्रांसीस हो गए, तो उनका अपने ये यूरोप महाद्वीप के ही देश हैं, तो इनका अपने साइड में युद्ध चलता रहता था और वहाँ पर मतलब अपने आप को जिताने के लिए ये भारतीयों से कुछ ना कुछ सहयोग लेते थे। तो उसी के रूप में ये रुद्र प्रताप देव से क्या लेते हैं? सहयोग लेते हैं। और उसके बदले जब ये सहयोग करता है तो उसके बदले इसे क्या बोल दिया जाता है? सेंट ऑफ जेरूसलम। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दे दी जाती है। तो ये याद हो गया। फिर अब रुद्र प्रताप देव के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जगदलपुर जो इनका राजधानी क्षेत्र था, वहाँ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा चौराहों का निर्माण कराया। इसलिए हम अभी की डेट में पढ़ते हैं कि चौराहों का नगर कौन सा है? तो जगदलपुर। तो जगदलपुर को चौराहों का नगर इस नाम से हम जानते हैं, लेकिन ऐसा विकसित किसने किया बोला जाए तो रुद्र प्रताप देव ने। रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को चौराहों के नगर के रूप में विकसित किया था। ठीक, इसके शासनकाल में गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 में एक विद्रोह होता है जिसका नाम रहता है भूमकाल विद्रोह, जो कि अंतिम जनजाति विद्रोह के रूप में भी देखा जाता है। पहला हमने देखा था अजमेर सिंह के समय हल्बा विद्रोह 1774 में। ठीक, और अंतिम रूप से देखा जाता है 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह होता है, भूमकाल विद्रोह, और इसका वो नेतृत्व करता कौन रहता है? तो गुंडाधुर। गुंडाधुर आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भूमकाल, तो भू से याद रखना, भू में क्या रहता है? धूल रहता है, तो धूल से धूल, तो गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह। ठीक है, और भूमकाल को ये तो फिर भौकाल भी कर सकते हैं। भौकाल मतलब क्या रहता है? भय, किसी का भौकाल है तो किसका रहेगा? गुंडे का ही रहता है, तो गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह, ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कब है? तो 1910 ईस्वी में। ठीक, इसके शासनकाल में दीवान बैजनाथ पंडा ने वनों को आरक्षित कर दिया था। किसने? बैजनाथ पंडा ने वनों को आरक्षित कर दिया था। किसके शासनकाल में? इस रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में बैजनाथ पंडा ने वनों को आरक्षित कर दिया था। और ये जो विद्रोह होता है कहीं ना कहीं इसका कारण भी यही रहता है। हम आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। जब जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद तो फिर उसे हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो भूमकाल विद्रोह होता है और इसके सामने बैजनाथ पंडा जो रहता है वो वनों को आरक्षित कर देता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर इस प्रथा का वर्णन अच्छा, इसमें एक प्रथा भी चलती बस्तर में, कौन सी? घैटी पोनी प्रथा। घैटी पोनी प्रथा क्या रहता है? इसमें महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित रहता है। महिलाओं को लेना बेचना इस तरीके का जो कार्य रहता था उसे घैटी पोनी प्रथा कहा जाता था। बहुत ही घटिया प्रथा है ना, बहुत ही घटिया प्रथा है। किसी भी महिला को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है तो घटिया प्रथा है। तो घटिया से घैटी पोनी प्रथा आप रिलेट करेंगे। किसके समय में? तो रुद्र प्रताप देव के समय। अब आज का जो मनुष्य है, जो नेचर वाइज बहुत ही अच्छा होगा, तो इस प्रथा को सुनकर क्या हो जाएगा? रुद्र हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो किसके समय में? रुद्र प्रताप देव के समय में। क्या? घटिया प्रथा, घटिया से घैटी पोनी प्रथा। ठीक, और याद रखना है कि घैटी पोनी का मतलब होता था महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित, ये याद रखना है।
अब इस प्रथा का वर्णन कहीं ना कहीं तो किया गया होगा। तो चैपमैन ने 1898 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें इस प्रथा के बारे में बताया गया था। 1898 में चैपमैन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें इस प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया था, ये याद रखना है। फिर रुद्र प्रताप देव की मृत्यु 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में हो गई थी इनकी मृत्यु। इनका कोई पुत्र नहीं था, इस कारण प्रजा के विशेष आग्रह पर प्रथम रानी चंद्र कुमारी देवी की पुत्री प्रफुल्ला कुमारी देवी को राज सत्ता का अधिकार दिया गया, जो केवल 12 वर्ष की नाबालिग थी। मतलब क्या हुआ कि रुद्र प्रताप देव जो थे उनकी मृत्यु तो 1921 ईस्वी में हो जाती है, 1921 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस समय तक उनका कोई भी पुत्र नहीं रहता, संतान तो रहते हैं, पुत्री रहती है उनकी, लेकिन पुत्र नहीं रहता। तो जो जनता रहती है वहाँ की आम जनता, वो क्या बोलते हैं कि हमें राजा के रूप में आपके ही वंश को देखना है आगे, ऐसा आग्रह करके क्या करते हैं कि जो उनकी पुत्री रहती है उसको शासिका के रूप में स्वीकार कर लेती है। तो आप जनजातियों के अगर परिवेश में जाएंगे ना तो बहुत ही सीधे और सरल होते हैं, ठीक है। तो वो इतने सरल थे कि वो उन्होंने शासिका, नहीं तो अन्य जगह आप देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री उठा लिए, अन्य कहीं कहीं इतिहास उठा लेंगे तो वहाँ शासिका को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, ठीक है, कि कोई हमारी ऊपर कोई महिला शासन नहीं करेंगे ऐसा सोचा जाता था। लेकिन जनजाति लोग क्या करते हैं, जो बस्तर की प्रजा रहती है वो उनकी पुत्री को ही अपनी शासिका के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और वही बताया गया कि उनके आग्रह पर प्रथम रानी जो चंद्र कुमारी रहती है, किसकी, रुद्र प्रताप देव की रानी चंद्र कुमारी, उनकी जो पुत्री रहती प्रफुल्ल कुमारी देवी को राज्य सत्ता का अधिकार दिया गया, जो केवल 12 वर्ष की नाबालिग थी। अब इधर देखिए आप, जो आपके भूपाल देव है उसके बाद से जो शासक उन लोग अल्प आयु में आ रहे हैं। भूपाल देव की मृत्यु के बाद कौन आता है, आपका भैरम देव, वो आता है 13 वर्ष। उसकी मृत्यु के बाद कौन आता है, रुद्र प्रताप देव 6 वर्ष। उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेटी आती है प्रफुल्ला कुमारी 12 वर्ष की आयु। तो ये सब बहुत ही कम उम्र के पर आने लगते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक। तो इतना था आपके रुद्र प्रताप देव के बारे में। जैसे कि मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है कि यहाँ से ब्रिटिशर्स का प्रत्यक्ष नियंत्रण भी आता है, क्योंकि ये अल्प या अवयस्क रहते हैं। कौन, रुद्र प्रताप देव, क्योंकि 6 वर्ष की आयु में इनके पिता जो रहते हैं भैरम देव की मृत्यु हो जाती है 1891 में। फिर 1891 से 1908 तक क्या रहते हैं, ब्रिटिश अधिकारी इस क्षेत्र में शासन करते हैं और इनको पढ़ाई लिखाई के लिए राजकुमार को कॉलेज भेज दिया जाता है। अब कहानी के रूप में सुनते जाइएगा, याद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई के लिए राजकुमार कॉलेज भेज दिया जाता है। अब इस दौरान क्या होता है कि जब भैरम देव इनके पिता रहते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो उस समय एक दीवान काम करते रहते, कौन रहते हैं, आलमचंद्र कार्य करते रहते दीवान के रूप में। अब इनके बाद कौन आते हैं नए, तो रामचंद्र राव मिश्र जो आते हैं दीवान बनते हैं। तो कब, भैरम देव की मृत्यु और रुद्र प्रताप देव जब अवयस्क थे तो उस समय 2 दीवान होते हैं, एक आलमचंद्र और एक रामचंद्र, आलमचंद्र और फिर रामचंद्र, ठीक, ये याद हो गया। फिर जब ये इनकी वो पूरी हो जाती है, इन्हीं के दौरान जब ये शिक्षा के लिए जाए रहते हैं तो उन्हीं के दौरान बस्तर क्षेत्र में 2 अधिकारी आते हैं, एक आता है फैगन और एक आता है गेयर। फैगन और गेयर ये प्रशासनिक पद पर कार्य करते हैं और इन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छा कार्य कि शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, शिक्षा को अनिवार्य कर देता है बस्तर क्षेत्र में, ठीक। फिर 1908 में जब उनकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है किसकी, रुद्र प्रताप देव को, और वो 23 वर्ष के रहते, तब वो अपनी सत्ता का संचालन करने के लिए अपने हाथ में शासन का बागडोर लेते हैं, ठीक। कब, 23 वर्ष की आयु में, कब, 1908 में, दोनों याद रखना है, किस वर्ष में, तो 1908 में, किस उम्र में, तो 23 वर्ष की उम्र में, दोनों याद रखना है। फिर इनको उपाधि दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता की थी यूरोपीय महायुद्ध में, इसलिए इसे सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी जाती है। फिर इन्होंने जगदलपुर को चौराहों के नगर के रूप में विकसित किया, इसलिए जगदलपुर को आज हम चौराहों का नगर के रूप में जानते हैं। तो किसने किया, तो रुद्र प्रताप देव ने, याद रखना है। फिर इनके शासनकाल में एक विद्रोह हो जाता है, भूमकाल विद्रोह, उसका नेतृत्व करता है गुंडाधुर, कब, 1910 में, ये याद रखना है। फिर साथ ही साथ जैसे 2 हम दीवान पढ़े थे, फिर 2 अधिकारी आए, वैसे ही एक अन्य दीवान आएगा जो इसके शासनकाल में काम करेगा जब ये शासित हो जाएगा, तो उसका नाम रहता है बैजनाथ पंडा। अब ये बैजनाथ पंडा क्या करता है कि वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देता है। वैसे तो अंग्रेज किए ही रहते हैं, लेकिन इसको लागू करने वाला कौन रहता है, तो बैजनाथ दीवान ने वनों को आरक्षित कर दिया था, इसी के नाम से विद्रोह भी हो जाता है। फिर इसी दौरान इस क्षेत्र में एक बहुत ही घटिया प्रथा चलती, घटिया से याद किया था, घैटी पोनी प्रथा, जो कि महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित था। तो लोग रुद्र हो जाते हैं, तो रुद्र से ये सब सुन के रुद्र हो जाते हैं, तो रुद्र प्रताप देव के समय में था। और कुछ लोग चुप रहते हैं, तो चुप रहने से चैपमैन ने 1898 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक।
अब इनकी मृत्यु 1921 में हो जाती है। उस समय तक इनका कोई भी पुत्र नहीं रहता। तो इनकी एक पुत्री रहती है प्रफुल्ल कुमारी देवी, जिसे उनकी प्रजा ने स्वीकार किया एक शासिका के रूप में, और 12 वर्ष की उम्र में उसे राज्य सत्ता का अधिकार या अधिकारी या उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। तो इतना था आपके रुद्र प्रताप देव के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक, आगे के शासक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए पर्टिकुलर एक राजा के बारे में थोड़ा लंबा लेक्चर बन गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने बताया भूमकाल विद्रोह, उसके बारे में हम जब जनजाति विद्रोह पढ़ेंगे तो वहाँ सभी जनजाति विद्रोह जितने भी नाम आ रहे हैं उनको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।